So, Assalamu alaikum again, and this is our second video. In this video, we will cover the summary of the book 2 of Republic. अब यहाँ पे जो सेकंड बुक है इसमें वहीं से कंटिन्यू होती है बात की थेरेसी मेकर साहब की जो आर्गुमेंट था बुक वन में कि जो जस्टिस है वो फेवर करती है स्ट्रोंगर को उसके जवाब में जो काउंटर आर्गुमेंट दिए गए थे सोक्रेटिस साहब ने कि भाई ऐसा नहीं है और जस्टिस और जो अनजस्टिस है वो विर्च्यू नहीं है बल्कि विजडम विर्च्यू है। तो अब यहाँ पे बात जो फर्स्ट बुक में थी वो ये थी कि जो जस्टिस है वो डिज़ायरेबल थिंग है। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम सेकंड बुक की समरी। सो सोक्रेटिस साहब कहते हैं, अब सेकंड बुक में ये सीन क्रिएट किया जाता है प्लेटो की तरफ से कि जो सोक्रेटिस साहब हैं वो समझ लेते हैं कि भाई मैंने अब आंसर दे दिया है थ्रेसीमेकर साहब को। अब जो जस्टिस के अबाउट जो डिस्कशन है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन बहुत सारे वहाँ पे ऐसे फिलोसोफर्स बैठे थे जिन्होंने ये समझा कि नहीं अभी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं पूरी इस कंक्लूजन में, पूरी इस डिबेट की कंक्लूजन में। वहाँ पे जो ग्लैकन साहब थे जो फर्स्ट मैंने पहले आपको बताया कि जिस जो सोक्रेटिस साहब के साथ वापस आ रहे थे एक रिलीजियस फेस्टिवल अटेंड करके। अब ये जो सोक्रेटिस साहब के यंग कंपेनियन हैं, तो इन्होंने आगे स्टेप फॉरवर्ड किया और उन्होंने कहा कि भाई देखो मेरे हिसाब से जो अच्छी चीज़ें हैं ना, उनको हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली वो चीज़ जो जिसके यानी कि रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट, उसके रिज़ल्ट हमारे लिए बेनिफिट लेके आते हैं। लाइक फिजिकल ट्रेनिंग हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया। अगर हम फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी बॉडी में जो आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। अगर किसी बीमार का हम क्योरमेंट करवाएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट उसकी होगी, तो उसके आफ्टर इफेक्ट डेफिनेटली हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। अब सेकंड चीज़ उन्होंने क्या कही, सेकंड चीज़ ये कही कि भाई ऐसी चीज़ जो ऐसी डिज़ायर जो खुद ब खुद बहुत अच्छी हो, जैसे जॉय हो गया, हैप्पीनेस हो गई, खुशी हो गई, ये खुद बहुत अच्छी हैं। तीसरी चीज़ ये कही कि भई ऐसी चीज़ें जो दोनों हों, यानी एक तो खुद भी बहुत अच्छी हों और उनके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो पॉज़िटिव आउटकम्स में आएँ और हमारे लिए बेनिफिट लेके आएँ। देखिए, वो एग्ज़ाम्पल क्या दे रहे हैं? एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं नॉलेज का, साइट का, हेल्थ का। अब नॉलेज एक तो खुद भी अच्छी है बहुत ज़्यादा और अगर हम उसको हासिल करेंगे तो जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होंगे वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। हेल्थ खुद भी अच्छी है और उसको अगर हम हासिल करेंगे तो वो भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी हमारे लिए। तो ये 3 कैटेगरीज़ थी ग्लैकन साहब की। अब इन्होंने भाई क्या कहा ग्लैकन साहब चाहते थे कि हम जो है ना वो सोक्रेटिस साहब से मनवाएँ कि भई देखो जस्टिस इज़ नॉट जस्ट अ डिज़ायरेबल थिंग। डिज़ायरेबल थिंग नहीं है बल्कि ये जो जस्टिस है वो हमेशा हाई कैटेगरी में फ़ॉल करती है। जो गुड थिंग्स की हाई कैटेगरी है ना, यानी एक तो खुद भी अच्छी है और जो जिसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो भी अच्छे हैं। अब जो ग्लैकन साहब हैं वो कहते हैं कि भई देखो जस्टिस जो है, वो लोग जो है वो बहुत ही कम यानी रिलक्टेंटली फ़ॉलो करते हैं। वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको एक यानी कि खौफ़ होता है कि अगर हम जस्टिस को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं वो ज़्यादा ख़राब होंगे। तो इस वजह से वो जस्टिस को फ़ॉलो कर लेते हैं। अब इनके व्यू पॉइंट में ये था कि भाई देखो जस्टिस एक तो इंसान जो है ना इंसान, वो जस्टिस को अपनी वीकनेस समझता है और अपनी वल्नरेबिलिटी समझता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई देखो, हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रह रहे हैं। गिलकन साहब ने जो आर्गुमेंट दिए उनमें ये था कि हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रह रहे हैं और हमने आपस में एक प्रॉमिस किया है कि हम आपस में जस्टिस और आपस में जो है ना इंसाफ की खातिर इंसाफ के साथ ही रहेंगे। और उन्होंने कहा कि भाई जो जस्टिस के रूल्स हैं ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं, इसी वजह से सोसाइटी में होते हैं क्योंकि हमें ये खौफ होता है कि अगर हम ये जस्टिस नहीं लाके आएँगे सोसाइटी में, तो सोसाइटी के जो कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे ना, वो ज़्यादा ख़राब होंगे। तो अब टू इलस्ट्रेट हिज पॉइंट, अब गिलोकन साहब ने क्या किया, गिलोकन साहब ने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी, अपने जो पूरे ऊपर जो आर्गुमेंट देके आए थे, उनको सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने एक आर्गुमेंट में स्टोरी बताई, एक लेजेंड था बेसिकली रिंग ऑफ गाइक्स की। अब इस लेजेंड में क्या था
कि गिलगान साहब कहते हैं कि भाई देखो, एक शेफर्ड था। एक शेफर्ड वो बकरियां चराने के वास्ते कहीं किसी दूर इलाके में चला गया। अब वहां पे उसको एक डेड बॉडी मिली जिसके हाथ में एक रिंग थी। ओके। अब जैसे ही उस रिंग ने को शेफर्ड ने पहना तो वो इनविजिबल हो गया, उसके पास वो पावर आ गई कि वो इनविजिबल हो गया। अब शेफर्ड क्विकली वो समझ गया कि ये जो मैजिकल रिंग है, इस जो भी ये पहनेगा वो इनविजिबल हो जाएगा। अब जैसे ही ये चीज़ें हुई और वो शेफर्ड ने उस रिंग को पहना, तो वो फ़ौरन से ही ना क्या करने लगा, फ़ौरन से ही जाके जो जिस कंट्री में वो रह रहा था, उसकी क्वीन को जाके सेड्यूस किया, और जो उसका मोनार्क था, जो किंग था, उसको जाके कत्ल कर दिया और पूरी मोनार्की में अपना राज कायम कर लिया। यहाँ पे गिलाकन साहब ये कहते हैं कि भाई देखो, अगर किसी को भी मौका मिले अनजस्ट करने का, किसी को भी एक यानी कि ऐसी पावर मिल जाए अनजस्ट करने की, तो वो जितना भी, चाहे कितना भी जस्ट हो, कितना भी इंसाफ पसंद हो, लेकिन एट द एंड वो अनजस्ट ही करेगा। वो इस वजह से, क्योंकि एक तो उसको यानी कि ये डर खत्म हो जाएगा कि वो पकड़ा जाएगा या पनिश किया जाएगा। दूसरी वजह ये उन्होंने बताया कि भाई देखो, एक तो इंसान जो हैं वो रियलिस्ट होते हैं, वो यानी कि अगर सेल्फिश होते हैं, वो अपना फ़ायदा पहले देखते हैं। तो इस वजह से क्योंकि हर इंसान को कोई ना कोई चीज़ें दरकार होती हैं, किन्हीं किसकी मटेरियल पोजीशन होती है, कोई पावर के लिए करता है, कोई प्लेजर के लिए करता है, कोई लस्ट के लिए करता है। तो ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं, तब इंसान फिर अनजस्ट सिस्टम फॉलो करता है और उन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे गिलगन साहब ने ये बात कही कि अगर ये पावर मैजिकल रिंग किसी दूसरे बंदे को मिल जाए, किसी ऐसे बंदे को मिल जाए जो कितना भी इंसाफ पसंद हो, लेकिन एट द एंड वो बिहेव अनफेयरली ही करेगा। तो उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं कि बेसिकली गिलकन साहब ने यहाँ पे ये स्टोरी इस वजह से भी दी कि ये प्रूव करना चाहते थे कि भाई अगर कोई भी बंदा पनिशमेंट के लिए अफ्रेड ना हो, ठीक है, अगर कोई भी बंदा अनजस्ट करता है और उसको ये डर ना हो कि वो आखिर में पनिश किया जाएगा या पकड़ा जाएगा, तो वो फिर अनजस्ट ही करेगा, नाइंसाफ़ियाँ ही करेगा सोसाइटी में। कोई यानी उसके अपने दिमाग में नहीं होगा कि बस हमने, अगर कोई नहीं देख रहा तो बस हमने इंसाफ़ ही करना है, अगर पनिशमेंट नहीं मिल रही फिर भी हमने इंसाफ़ ही करना है। नहीं, क्योंकि इंसान सेल्फ़िश है, वो हर वो चीज़ करना चाहता है जो उसकी डिज़ायर में है। अब वो ज़ाहिर-सी बात है, अब इन्होंने ये भी कहा कि भई देखो, जस्टिस सिर्फ़ इस वजह से भाई बिलीव करते हैं कि जो जस्टिस है ना, वो खुद अच्छी है, सिर्फ़ इस वजह से वो लोग इंसाफ़ को फ़ॉलो करते हैं। नहीं, इस वजह से ये करते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि अगर ये हमने फ़ॉलो ना की सोसाइटी में ना, तो अनार्की आ जाएगी। तो फिर कोई भी बंदा, फिर हर बंदा अनजस्ट करेगा और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे वो ज़्यादा खतरनाक होंगे। और गिलाकन साहब ने ये भी कहा कि भई देखो, जो लोग हैं वो प्रेफ़र करते हैं अपनी लाइफ़ अनजस्ट रेदर देन जस्ट लाइफ़ को। वो इस वजह से, एक तो उनके लिए रैशनल है पहली बात, कि भई एक तो रैशनल हो गई, उसके बाद ये आर्ग्यू करते हैं कि देखो, जो अनजस्ट लाइफ़ है वो फुल ऑफ डिज़ायर है, मोर एन्जॉयबल है, और बहुत सारी वेल्थ उसको मिलती है, बहुत सारे गुलाम मिलते हैं, एडमायर किया जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम जस्ट पर्सन की लाइफ़ को देखें, जो इंसाफ पसंद है, वो हमेशा यानी कि लड़ता है अपने दुश्मनों के साथ, वो लुक डाउन होता है और अपनी जो लाइफ़ है वो बहुत ज़्यादा मिज़रेबल गुज़ारता है। ये सारी डिस्कशन कौन कर रहा था? ये सारी डिस्कशन कर रहा था ग्लूकोन साहब। अब ग्लूकोन साहब के जो ब्रदर थे, एडी मेंटस साहब, यहाँ पे एडी मेंटस साहब ने आगे आके कहा कि अपने भाई की जो आर्गुमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए कहा कि भाई देखो, नो वन जस्ट प्रेज द जस्टिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग जस्ट। कोई भी इंसाफ को जो है इस वजह से पसंद नहीं करता क्योंकि वो खुद इंसाफ पसंद है। सिर्फ इस वजह से पसंद करते हैं लोग क्योंकि इंसाफ जो है वो अपने साथ रिवॉर्ड्स लेके आता है, वो अपने साथ ऐसी चीज़ें लेके आता है जो इंसान के लिए इस लाइफ में भी बहुत सा फ़ायदा पहुँचाती हैं, और आखिर जो उस टाइम की बिलीफ थे उस लाइफ में भी बहुत सारे फ़ायदे पहुँचाते हैं। और एडिमेंटस ने आखिर में ये चैलेंज किया सोक्रेटिस साहब को कि तुम जो कहते हो कि जस्टिस जो है वो डिज़ायरेबल थिंग है, तो
मुझे ये प्रूव करके दो कि अगर हम जस्टिस को जो है, जो आफ्टर उसके इफ़ेक्ट्स हैं, वो ख़त्म कर दें। यानी कि सिर्फ़ अगर सोसाइटी में जस्टिस लेके आते हैं तो वो कुछ रिवार्ड्स लेके आता है और उन रिवार्ड्स को ख़त्म करते हैं। जैसे जॉय हो गया, हेल्थ हो गई, नॉलेज हो गया, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हैं और सिर्फ़ इंसाफ़ रहे। तो क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो कि लोग फिर भी जो है जस्टिस को डिज़ायरेबल थिंग समझेंगे? अब यहाँ पे क्या था कि जैसे ही एडिमेंडस साहब ने सोक्रेटिस साहब को चैलेंज किया, तो सोक्रेटिस साहब ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए सोक्रेटिस साहब ने पहले तो जो चैलेंज ये था कि भाई जस्टिस जो है वो डिज़ायरेबल थिंग है। भाई देखो, अगर हमने इस चीज़ को देखना है तो पहले हमने अपने पॉलिटिकल जस्टिस सिस्टम को एग्जामिन करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले हमने अपने सिटी की तरफ जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा रेदर देन एक्सप्लोरिंग इट्स प्रेजेंट इंडिविजुअल। वो इस वजह से कि क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो फिर उसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें और ही इन्वॉल्व हो जाएंगी। इस वजह से हमें सिटी को समझना बहुत ही अच्छा रहेगा। पहले हमने सिटी को समझना है, उसके बाद ही हमने किसी इंडिविजुअल को समझना है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हमने देखो एक परफेक्टली जस्ट सिटी है, उसको हमने इस तरह से ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे जस्टिस आता कहाँ से है और कब आता है। तो उन्होंने यहाँ पे एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस कराया और यहाँ पे इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल का नाम क्या था, बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब इसमें क्या था, इसमें यह था कि जो लोग हैं वो जिनको जो काम आता है वो उसमें बेहतर हैं और दूसरे कामों में दखल अंदाजी नहीं करते। यानी जिसका जो काम है वो वही करता है और दूसरों के कामों में दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं करता। अब ये जो बेसिकली इस प्रिंसिपल का आइडिया कहाँ से आया, इस प्रिंसिपल का आइडिया आया यहाँ से कि क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है ना, उसको उसकी कोई ना कोई नेचुरल इंक्लिनेशन होती है। कोई ना कोई बंदा किसी न किसी चीज़ में बेहतर होता है, कोई पोएट्री में बेहतर होता है, कोई नॉलेज में बेहतर होता है, कोई विज़डम में बेहतर होता है। तो इस वजह से ये प्रिंसिपल का ये जो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइज़ेशन है, इसका आइडिया यहाँ से निकला। अब इन्होंने जो है सोक्रेटिस साहब ने यहाँ पे कहा कि जो जो ये जो मैंने प्रिंसिपल दिया है, ये बेसिकली लेबर को डिवाइड नहीं कर रहा, बल्कि ये जो है बहुत ही मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड पॉसिबल वे है टू इंश्योर द टास्क आर परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन है, ये बहुत यानी कि मोस्ट पॉसिबल वे है कि हम यकीन दहानी कर सकें कि जो टास्क हैं, जो काम है, वो अपने हाईएस्ट लेवल पे, अपने पीक पे परफॉर्म हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये जो आर्गुमेंट दिए, उसके बाद ये फिर से स्टार्ट होते हैं सोक्रेटिस साहब और कहते हैं, शुरू करते हैं जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की उनसे, कि भाई देखो एक जो सिटी है, सिटी में क्राफ्टमैन भी होते हैं, फार्मर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, जो अपने स्पेसिफिक गोल के ऊपर फोकस करते हैं और दूसरों की कामों में दखल-अंदाज़ी बिल्कुल भी नहीं करते। और ये जो क्लास है, इसको इन्होंने कहा कि ये क्लास प्रोड्यूसिंग क्लास है और इनका यानी कि बहुत ही ज़्यादा रोल होता है प्रोवाइडिंग एसेंशियल गुड फॉर लाइफ, यानी एसेंशियल बेसिक नीड्स फॉर लाइफ। और इस सारी सिटी को इन्होंने कहा कि ये एक हेल्दी सिटी है। जिस सिटी में ये प्रोड्यूसिंग क्लास होगी, वो सिटी हेल्दी सिटी होगी, बिकॉज़ इट प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज एंड बेसिक डिजायर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसके बाद गिलाकन साहब ने कहा कि भाई देखो, यहाँ पे गिलाकन साहब थोड़े से क्रिटिकल हो गए और यहाँ पे इन्होंने कहा जिस सिटी को सोक्रेटिस साहब आप कहते हैं हेल्दी सिटी है, वो बेसिकली मेरे लिए सिटी ऑफ पिग्स है। वो क्यों भला? वो इस वजह से क्योंकि ये जो सिटी है वो जस्ट फोकस कर रही है फुलफिलिंग बेसिक नीड्स, बल्कि इंसान के पास एडिशनल डिज़ायर्स होती हैं। लग्ज़री वो चाहता है, वो रिच फूड चाहता है, वो अपने आस-पास लग्ज़री सराउंडिंग चाहता है, वो आर्ट्स चाहता है, कल्चर चाहता है, एक्सेट्रा चाहता है। अब जो नीड्स हैं वो फिर क्या करती हैं, किसी भी सिटी को ट्रांसफ़ॉर्म करती हैं इंटू अ लग्ज़रियस सिटी, या फिर अकॉर्डिंग टू गिलाकन साहब, सिटी विद अ फ़ीवर। अब इसमें क्या होता है कि इस सिटी में फिर मर्चेंट क्लास एक्टर्स, पोएट्स, ट्यूटर्स एंड ब्यूटिशियन, इनकी जो पोर्ट्स हैं वो क्रिएट होती हैं। इनकी जो यानी कि वैक्यूम है वो क्रिएट होता है
और इनकी ज़रूरत पड़ती है हमें लग्जरी सिटी। सो अब जैसे ही गिलोकन साहब ने ये चीज़ें कही, ये जो लग्जरी सिटी के बारे में इन्होंने बात की, अब यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाती है कि जैसे ही वेल्थ किसी सिटी में इंक्रीज़ होगी, लग्जरी इंक्रीज़ होगी, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी वॉरियर क्लास की, जंगजू पंतों की। वो इस वजह से क्योंकि हमने फिर मेंटेन करनी है पीस को, लॉ एंड ऑर्डर को उस सिटी में, और उस सिटी को प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नल जो थ्रेट्स वगैरह हैं उनसे। तो सोक्रेटिस साहब यहाँ रेफ़र करते हैं जो वॉरियर है, ये जो वॉरियर्स हैं उनको गार्डियन कहते हैं, और उनकी जो इम्पोर्टेंस ऑफ देयर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे गिलोकन साहब कहते हैं कि दे शुड पजेस द राइट ऑफ बैलेंस। उनके पास बैलेंस ऑफ स्ट्रेंथ का राइट हो, उनके पास करेज हो, और उनके पास नॉलेज भी हो। और वो कहते हैं कि भाई ये जो है मस्ट गो अंडर फिजिकल ट्रेनिंग। वो कहते हैं कि भाई इनको फिजिकल ट्रेनिंग लाजमी दी जाए, उनकी बॉडी को एंगेज किया जाए फिजिकल ट्रेनिंग में। और वो कहते हैं कि भाई उसके अलावा उनको म्यूज़िक के साथ, उनको पोइट्री के साथ, और उनको किसी और फॉर्म ऑफ एजुकेशन के साथ भी मस्ट एंगेज किया जाए, ताकि उनका सोल जो है वो बेहतर हो सके, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सके। अब यहाँ पे सेम बात आ जाती है कि सोक्रेटिस साहब फिर एम्फसाइज करते हैं और बताते हैं कि कितनी सिग्निफिकेंस है इस गार्डियन क्लास की एजुकेशन को लेके। वो कहते हैं कि जैसे ही हम एजुकेशन देंगे गार्डियन क्लास को, तो वो प्यूरिफाई होगी जो अनहेल्दी और लग्जरियस एस्पेक्ट हैं ऑफ द सिटी। क्योंकि सोक्रेटिस साहब वेल्थ को नापसंद करते हैं। वो कहते हैं वेल्थ सिटी में ना हो, क्योंकि अगर वो आती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें सिटी में ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या होता है कि यहाँ पे सोक्रेटिस साहब कहते हैं कि जो वॉरियर क्लास है, जो गार्डियन है, उनको हमने सबसे पहले केयरफुली सिलेक्ट करना है, और उसके बाद उनके करेक्ट नेचर को और उनकी साइकोलॉजी को देख के उनको हमने एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद आखिरी पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि सोक्रेटिस साहब कहते हैं कि भाई जो यंग गार्डियंस हैं ना, उनको हमने 2 बेसिक रूल्स हैं, उसके तहत ट्रेनिंग देनी है, उसके तहत उनको स्टोरीज़, और उसके तहत उनको जो है ना करेज वगैरह देनी है। तो वो कहते हैं कि भाई एक तो ये चीज़ हो गई कि हमने जो अपने गॉड्स हैं उनको ऐसे गॉड्स, जो ग्रीक गॉड्स हैं ना, उनको ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि वो जो हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं इस पूरी दुनिया में, जो भी अच्छाई है उसके रिस्पॉन्सिबल हमारे खुदा हैं, हमारे ही गॉड्स हैं। और उनको अवॉइड करना चाहिए जो हम पोर्ट्रे करते हैं उनको एज ए जादूगर, लायर, या फिर कोई ऐसी सैतानिक जो इविल्स हैं उनके साथ। और फिर वो कहते हैं कि भाई जो हमारे बच्चे हैं उनको हमने हमेशा ये सिखाना है कि वो उनकी ज़िंदगी हमेशा अच्छाई और ईमानदारी पे चले, ताकि वो फिर एट द एंड यूज़फुल सिटीज़न साबित हो सके। तो बेसिकली ये सारी डिस्कशन थी पूरे बुक 2 में, जिसमें गिलोकन साहब और इनकी जो डिस्कशन थी, चैलेंज वगैरह, ये सारा कुछ आ गया। आई होप कि आपको ये बुक की समरी अंडरस्टैंड हो चुकी होगी इंशाल्लाह। और कोई अगर क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, या डीएम भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।